अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क्रिश्चियन भवन की तामीर का रखा संगे बुनियाद, क्रिसमस की दी मुबारकबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 8 हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से साले 9 का तोहफा दिया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इक़दाम का आगाज। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा में हुए 18 बिल मंजूर, जबकि ज्यादातर वक्त हुआ हंगामे की नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में पीडीपी आगे तो झारखंड में बीजेपी बना सकती है हुकूमत। और यमन की राजधानी सना में 5 बम धमाके, एक अहलकार की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मलकाजगिरी मंडल के महेंद्रा हिल्स इलाके में क्रिश्चियन भवन इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। 10 करोड़ रुपए की लागत से ये क्रिश्चियन भवन 2 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 1 साल में इस भवन की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और आइंदा साल क्रिसमस तकारीब इसी भवन में मुनक्किद की जाएगी। మహేంద్ర హిల్స్ పైన బ్రహ్మాండమైనటువంటి తెలంగాణ క్రిస్టియన్ భవన్ కోసం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ అని దానిలోనే చేసుకుంటాం. ఇక ఉపన్యాసాలు వద్దు, పని బాగా చేద్దాం. మీ అందరి కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెలకు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर जी वेंकट स्वामी को खिराज अकीदत पेश किया। ये रहनुमा इनकी क़यामगाह पहुंचे और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। 85 साला वेंकट स्वामी ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की काबीना में वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर जारी है। कोहरे के सबब सड़कों पर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में दर्ज हरारत में बतदरीज कमी हुई है। गाड़ी सवारों का मानना है कि ऐसे गैर मामूली मौसमी हालात और कोहरे के सबब हादसात पेश आ सकते हैं। कोहरे के सबब सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शाम 5 बजे से ही सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाज़ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ मुलाजिमतों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करते हुए तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से साले 9 का तोहफा दिया जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की तवक्को है। इस सिलसिले में हाल ही में तश्कील शुदा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। जल्द ही बड़ी तादाद में असातिज़ा की तकर्री के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। असातिज़ा की तकर्री के लिए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में DSC इम्तिहान मुनक्किद किया जाता है, लेकिन इस मरतबा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए असातिज़ा की आसामियों पर तकर्री पर हुकूमत गौर कर रही है। तवक्को है कि आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मंगल के रोज इजलास की कार्रवाई के दौरान वक्फे सवालात में पोलेरू झील की सतह को लेकर हुक्मरान जमात और अपोजिशन YSRCP के अरकान के दरमियान नोक झोंक देखी गई। जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपने 9 साला दौरे इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू क्यों खामोश रहे और अब वो पोलेरू से मुताल्लिक गुमराह कुन मालूमात फरहाम कर रहे हैं।
इससे पहले वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में 93% किसानों को इमदाद फराहम की जाएगी। ऐवान में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बड़े किसानों को भी हुकूमत इनपुट सब्सिडी फराहम करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस साल 12 टीएमसी पानी हेनरी नेवा से रायलसीमा को ले जाया जाएगा। आंध्र प्रदेश असेंबली में कांग्रेस के सीनियर लीडर वेंकट स्वामी को खिराज पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि क्रिसमस त्योहार के मौके पर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त चेन स्नैचर मेंटल हाजी के तौर पर की गई है। बताया गया है कि मीर महमूद साहब पहाड़ी इलाके में ये कत्ल की वारदात पेश आई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिदायतकार राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके एक और तनाज़े में घिर गई है। फिल्म के खिलाफ तेलंगाना में 2 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायत में कहा गया है कि फिल्म ने हिंदू मजहब को निशाना बनाया है। गौ रक्षा दल ने राजेंद्र पुलिस स्टेशन में फिल्म पीके के खिलाफ शिकायत की है, जबकि फिल्म के खिलाफ दूसरी शिकायत सरूर नगर के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। कारखाना इलाके सकविलेज के मुकामी बुजुर्ग शहरियों, माजूरीन और बेवाओं को पेंशन की अदम दस्तियाबी का सामना है। लोग यहां सुबह 6 बजे से कतारों में खड़े थे, इसके बावजूद उन्हें रकम की अदायगी नहीं हो सकी। अवाम का कहना है कि यहां हुकाम पहले तो ताखीर से पहुंचे और दस्तावेजात की कमी के बहाने बनाते हुए उन्हें पैसे नहीं दिए गए। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पर तवज्जो देते हुए उनके परेशानी को दूर किया जाए। समाजी कारकुनान मोहम्मद शकील और अनीस ने अहदेदारों से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। पारस लाइन सिकलेज नहीं रहते और रोज 10 तारीख से फिर के जा रहे हैं 8 बजे से नहीं आया बोल के यही बोल रहे। बस कितने महीने से आने का आपका पेंशन? 2 महीने के आने का है। अच्छा, फॉर्म आप कुछ सबमिट करे आप लोग? हाँ करे, अक्टूबर में सबमिट करे थे, अभी तक आई नहीं। अभी मैडम क्या बोल रहे हैं? आप गए तो मैडम बोल रहे हैं आता बोल रहे, 1 हफ्ते में आता बोल के बोल रहे। शाम के कितने बजे तक बैठ रहे हैं? कितने बजे तक बैठ रहे हैं? 2-3 बजे तक बैठ के हम चले जा रहे, चले जा रहे, रोज ऐसे फिर के जा रहे हैं, 3-4 बजे तक बैठ के चले जा रहे, नहीं आ रहा बोल के। शोरा आफाक माहिर तालीम मुबारक कपड़ी की ज़ेर क़यादत तालीमी बेदारी कारवां 27 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेगा। 27, 28 और 29 दिसंबर को हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात मुख्तलिफ उन्वानात पर शऊर बेदारी मुहिम के तहत लेक्चर होंगे। सेक्रेटरी शाहीन इदारा जात बीदर मोहम्मद अब्दुल खदीर ने तफसीलात बताई हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने के बाद सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है और शाहीन ग्रुप की सिल्वर जुबली रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में तालीमी बेदारी पर 100 लेक्चर्स रखते हुए मना रहे हैं। तालीमी बेदारी कारवान ये बीदर से निकला है और रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र और अब फिलहाल तेलंगाना में लेक्चर्स रखे जा रहे हैं। अली जनाब मुबारक काबरी साहब मुंबई से वो तालीमी बेदारी पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को मुखातिब करेंगे। मकसद ये है कि तालीमी शऊर बेदार हो और माँ बाप बच्चों पर की तालीम पर तवज्जो दें। गैर ममालिक में जमा काले धन को वापस लाना, तब्दीली मजहब और हुक्मरान पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट के बयानात पर हंगामे के बीच 22 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलने के साथ ही सरमा इजलास की कार्रवाई आज मंगल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में मुबैना जबरन तब्दीली मजहब के मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई एक बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे दोबारा शुरू की गई। ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मतलूबा दस्तावेजात ऐवान में पेश करवाए और इस सेशन के दौरान ऐवान में हुए कामकाज की तफसीलात देने के बाद कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान की दोबारा बैठने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ऐवान में मौजूद थे। ऐवान के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने से पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वजीर आजम ऐवान में मौजूद हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो कुछ कहें, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं देते हुए कहा कि किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि ऐवान ने इस इजलास में 18 बिल मंजूर किए हैं।
जो हालिया बरसों में अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसके लिए वो पूरे ऐवान को मुबारकबाद देती हैं और फिर ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। महाराष्ट्र असेंबली में अपने नए नवेले वुज़रा और अराकीन असेंबली के बर्ताव से परेशान बीजेपी को आखिरकार ज़ाब्ता अखलाक की किताब जारी करनी पड़ी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला डेविड फडणवीस ने नागपुर विधान भवन अहाते में बने पार्टी दफ्तर में इस किताब को जारी किया। उन्होंने कहा कि यह किताब तमाम अराकीन असेंबली को दी जाएगी। वज़ीर आला ने अरकान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब हम अपोजिशन में नहीं इख्तिदार में हैं, इसलिए रुकन भी अपना बर्ताव तब्दील करें। जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिला है, लेकिन पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज से मुतमईन हैं। महबूबा ने कहा कि पार्टी तमाम इख्तियारात पर गौर कर रही है। महबूबा ने मजीद कहा कि हम हुकूमत बनाने की जल्दी में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम गलत हुकूमत नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़ा इंतजार करके देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदों पर कौन खरा उतर सकता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है। इसके साथ जो यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फॉर दैट मैटर इवन जो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, जो जिस किस्म के यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम एक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं। हालांकि ये जो मैंडेट है, इट इज नॉट अ डिसाइसिव मैंडेट नहीं है और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी नहीं है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज्यादा हमें जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो अब चूंकि सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर कि कौन सी ऐसी फॉर्मेशंस हैं जहां हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करते हुए लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं गुड गवर्नेंस की, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले जाने की, तो उस फॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मेशन बनेगा अभी वो बताना बड़ा मुश्किल है। विल टेक आवर टाइम, क्योंकि आपको याद है 2002 में हमारी 16 सीटें थी और बच्चों की उस वक्त जो अगेन एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था और आज भी जो है बहुत एनसी एंड कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं। सो वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज की क्या फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस मीट करें एंड एट द सेम टाइम जो हमारा एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने का, हमारा गुड गवर्नेंस का, तो सो we'll take our time. We're not in a hurry. Thank you so much. Madam, to fill up the numbers, you need support of either Congress or BJP. Where are you going? Please tell us. I told you that we're not, there to cobble up any numbers just for the sake of arithmetic. See, we had a common minimum program in 2002 and it worked very good for us and it worked very good for the country also. इस वक्त भी हमारा जो priority है, that is not to cobble up a government. It is to, see, to explore the possibilities कि ऐसा कौन सी फॉर्मेशंस बनाएं जिससे जो पीडीपी का एजेंडा है, जो हमारे लोगों से हमारी वाबस्ता है और क्रेडिबिलिटी, अब और उस सरकार की एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए लोगों के नजरों में कि और we should be able to deliver. That is the most important. So does it mean that your doors are open for both Congress and BJP? Azad is on record saying that we will provide unconditional support to the PDP just to keep the communal forces out. How do you react to that? I said we are in the process of exploring the possibilities, exploring the formations, and we will do what is best for the people of Jammu and Kashmir. That's what was going to be. Thank you so much. जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला एक सीट पर हार गए हैं, जबकि दूसरी सीट पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। इससे पहले मीडिया में खबरें चली थी कि उमर दोनों ही सीटों पर शिकस्त खा चुके हैं। उमर को ये खबर काफी
नागवार गुजरी और उन्होंने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मीडिया को नसीहत दी कि इतनी जल्दी उनके सियासी किरदार को मत खत्म करें, पहले सही नतीजे तो जांच ले। इसके बाद उमर ने एक और ट्वीट किया कि शुक्र है उनकी हार की खबर चली और इसके बाद उनकी जीत का जायका और मीठा हो गया। उमर अब्दुल्ला को सोनावर सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो वहीं बीरवा सीट पर काफी मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई। एक तो अपनी पार्टी की शिकस्त की वजह से उमर वैसे ही परेशान हैं, ऐसे में उनकी शिकस्त को लेकर खबरें देखकर उनके गुस्से का आना लाजमी था। रहेगी और वहां जीतना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये देखें ना, बीरवा का भी कोई इतना ज्यादा आसान नहीं रहा। बीच में ऐसी सूरत हाल बनी कि मेरा लीड जो है वो पूरा गायब हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लीड बनी। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ मेहनत बहुत करनी होगी, लोगों तक पहुंचना होगा और लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उनकी नुमाइंदगी करनी होगी। मतलब जितना हमने देखा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी एनसी की, उस हद तक नहीं जा पाई। नहीं ना, आपको क्या मालूम हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी ना? आप लोग तो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी आप कैसे कह सकते हो ना कि हम आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं आए। मतलब मैं जब आप कहता हूं, मैं आप जाती तौर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं था कश्मीर में जो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार था। आज हमारे पास 15 अपनी सीटें हैं, 14-15 अपनी सीटें, 2 इंडिपेंडेंट्स को हमने मदद की, तो लगभग 16-17 सीटें हमारी आ गई हैं। मुझे लगता है इन हालात में इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। 2010, अफजल गुरु, सैलाब, इन सब चीजों के बाद अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी हुकूमत ना बनाए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी नहीं है, ये मुफ्ती साहब की नाकामी है कि वो इन हालात में भी पीडीपी की हुकूमत बना नहीं पाए। उमर साहब, फुल मेजोरिटी में एनसी नहीं आई तो किन के फुल मेजोरिटी कहा ना, हम तो मेजोरिटी के करीब भी नहीं आए ना। किन के साथ अगर कोई ऑफर आ गया आपको कि हमारे? अभी कोई ऑफर नहीं आया, अभी कोई ऑफर नहीं आया, ना हम कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, हमें ये नतीजे डाइजेस्ट करने दीजिए। जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है हुकूमत बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों की बनती है जिन्होंने ये सारा मुहिम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया। अगर इस कैंपेन में कोई एक इशू ऐसा था जिसपे हर पार्टी ने जो है वो साथ आए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, सब उनका अगर एक इशू था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। चलिए, उन्होंने हमें हराया, अब जाके हुकूमत बनाए, हम भी देखें। आजाद साहब ने आज 1-2 हिंट्स दी हैं अलायंस के लिए पीडीपी के साथ। क्या लगता है कांग्रेस फिर से रोल बैक करेगा? देखिए, कांग्रेस अभी तक तो उनके पास नंबर है नहीं। अगर आप देखें जो अभी तक के नंबर्स मेरे पास हैं, कांग्रेस पीडीपी मिल के भी अलायंस जो है वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। उनको कहीं से 5-6 इंडिपेंडेंट्स भी लाने होंगे। बाकी वो उन तक है, अगर वो जाना चाहे। कांग्रेस की बड़ी एक खूबी रही है, वो हर बार दोस्त बदलते हैं। वो बार बार ये चीज साबित करते हैं कि सियासत में न दुश्मन परमानेंट होता है न दोस्त परमानेंट होता है। गुलाम नबी आजाद साहब शायद राज्यसभा में दोबारा जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और अगर उसके लिए उनको मुफ्ती साहब के पैर क्यों ना पड़ने पड़े, वो पड़ेंगे। पीडीपी बीजेपी अलायंस कैसा देख रहे हैं आप स्टेट के लिए? या मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें ना, ये तो पीडीपी और बीजेपी तक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हम जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा गए। ओपिनियन पोल्स भी हमें इतनी सीटें नहीं दे रही थी जितना हमने लाया। और जैसे मैंने कहा, अगर इन हालात में भी हम 17 एमएलए लेके वापस आ जाते हैं, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। हम 6 साल जो है एक अच्छी अपोजिशन पार्टी का जो है रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, और बाद में देखी जाएगी क्या होता है। चले ना। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बाद आज आने वाले नतायज को मोदी की जीत करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर मौसलात रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नतायज में मोदी लहर साफ नजर आ रही है। दूसरी जानिब झारखंड से पार्टी के रुकने पार्लिमान और वजीर ममलिकत जयंत सिन्हा ने इंतखाबी नतायज को मोदी लहर का नतीजा करार देते हुए कहा कि इस असेंबली इलेक्शन में
झारखंड के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी की तायद की है। जो भी रुझान आए हैं उससे ऐसा लगता है कि हम झारखंड में सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक पहली बार स्थायी सरकार बनेगी और जो लोग जनता परिवार के माध्यम से मोदी जी का भाजपा का विरोध करते रहे हैं उनके साथ अपनी जनता कितनी है ये झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में असेंबली की 81 नशिस्तों के लिए मंगल को 5 मरहले में हुए वोटिंग के बाद बीजेपी अक्सरियत हासिल करने के करीब है। बीजेपी ने 38 सीटों पर कब्जा जमाया और इसे 18 सीटों का यहां फायदा हासिल हुआ है। इसके अलावा साबिक बरसर इख्तिदार पार्टी जेएमएम को 18 सीटें तो वहीं कांग्रेस ने महज 4 सीटें ही हासिल की हैं। झारखंड में बात साफ हो गई है कि बीजेपी ही यहां पर हुकूमत बनाएगी। इस दरमियान बीजेपी जराये की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग बुध को होगी और इसमें फैसला किया जाएगा कि रियासत में हुकूमत की क़यादत की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो वहां के कुशासन, भ्रष्टाचार और घोटाले को अंत करने के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। साथ ही साथ वहां नक्सलवाद और माओवाद समाप्त होगा, उसका स्थायी समाधान होगा, ये आशा जनता ने व्यक्त की है झारखंड में वोट देकर। मोदी सरकार अब की बार हर जगह मोदी सरकार और राज्यों को जीतना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और जो सत्ता अब तक जिस तरीके से चली है 60 साल में वो उसके नतीजे देश ने भुगते और अब समय है कि देश इन सब पर नीतिगत रूप में फैसले ले और वो नीतिगत फैसले तभी संभव है जब राज्यों में और राज्यसभा में हमारे ही लोग हों और उसके देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी पर पूरे देश की जनता का विश्वास अडिग है और लगातार वो मोदी जी के समर्थन में सामने आकर अपना वोट जो है डाल रहे हैं। इतने सालों से एक कोलिशन सरकारें चलती रही थी, फुल मेजॉरिटी की नहीं आई, तो वो इतिहास बन रहा है कि एक फुल मेजॉरिटी की बन रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण आज झारखंड में फुल मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही। झारखंड और जम्मू कश्मीर के नतायज से हौसला अफजा बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि 2014 बीजेपी के लिए गैर मुतवक्को कामयाबी का साल रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने अब तक हर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उन्हीं की क़यादत में हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत बनी और अब उनकी क़यादत में हमने झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इन चारों रियासतों में कांग्रेस का मुजाहरा काफी मायूस कून रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि बीजेपी का कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान की मुहिम तेजी से कामयाबी की तरफ है। कांग्रेस और सो कॉल्ड जनता परिवार इन्होंने गठबंधन कर एक चैलेंज खड़ा करने का प्रयास किया था, मगर झारखंड की जनता ने ये तीनों के सम्मिलित करीब करीब 7 सीटें दी है। मैं मानता हूं कि वो 2 अंकों को भी नहीं छू पाएंगे। झारखंड के नतीजों में हेमंत सोरेन खुद एक सीट पर पीछे हैं, बाबूलाल मरांडी जी दोनों सीटों पर हारे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं, आरजेडी की प्रमुख नेता अन्नपूर्णा देवी भी चुनाव हारी है। 23 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी, आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। परसेंटेज वाइज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। दोनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम और विश्वास दोनों व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बड़े दिल से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बगैर ये जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। ये जीत का हकदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो असीम श्रद्धा और प्रेम है, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। सारे विकल्प खुले हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है।
भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर रियासत में हुकूमत साजी के लिए पीडीपी से इत्तेहाद को तैयार है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है। साबिक में हमारी पार्टी का पीडीपी के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी इत्तेहाद रह चुका है। उन्होंने कहा कि एक चीज वाज़ेह है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। BJP and Congress can never go together. Now this is for entirely for the PDP, and PDP and BJP has been opposing each other tooth and nail in this election. Now the call has to be taken by the PDP leadership whether they would like to go with the communal forces to form the government or secular forces. So here ultimately it is Mufti Saab and Mahbooba ji who will have to take the decision. So I can't Would you be appealing? Would you be appealing to the PDP? No, I can't. This is the PDP has a very mature leadership. They know what is good and what is bad for them and for their party. I am not going to dictate or tell anything to the PDP leadership what they are supposed to do. Mufti Saab is a very seasoned leader. The call has to be ultimately taken by Mufti Saab in the interest of his own party and in the interest of secularism of the state. पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को इंतहा पसंदों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए गैर मामूली ज़राए की जरूरत है। उन्होंने मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बांग्लादेश के साबिक फौजी हुकूमत के एक वजीर को आज सजाए मौत सुनाई गई, जिन्हें 4 दहाई क़ब्ल मुल्क की जंगी आज़ादी के दौरान क़त्ल व गारतगिरी का कसूरवार पाया गया है। जंगी जराइम के कोर्ट में जारी मुकदमे में साबिक वजीर सैयद मोहम्मद खैसर को 16 इल्जामात में से 14 का कसूरवार पाया गया, जिनमें कत्लेआम, असमत दरी, धमकी देना, आतिशजनी और जुल्म ज़्यादती करने के इल्जामात शामिल हैं। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है कि रवां हफ्ते के दौरान मशरक़ी यूक्रेन के बागियों के साथ मुज़ाकरात का ताज़ा दौर शुरू कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कैफ में मीडिया को बताया कि बुध और जुमे के दरमियान ये मुज़ाकराती अमल बेलारूस के दारुल हुकूमत म्यूनिख में मुनक़िद किया जाएगा। दूसरी तरफ आलमी बिरादरी की कोशिश है कि यूक्रेन बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ पोरोशेंको ने रूसी, जर्मन और फ्रांसीसी रहनुमाओं से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की थी। ट्यूनिस के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सेक्युलर उम्मीदवार मोहम्मद अल बाजी क़ायद अल सबसी को कामयाब करार दे दिया गया है। ट्यूनिस के पहले आज़ाद सदारती इंतखाबात में साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की हुकूमत में शामिल रहने वाले अल सबसी को 55.68% वोटरों की हिमायत हासिल हुई। मुल्की इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज हतमी नतायज का ऐलान करते हुए 88 साला रहनुमा अल सबसी को कामयाब करार दे दिया। अल सबसी की कामयाबी पर उनके सियासी मुखालिफिन ने मुल्क के कुछ इलाकों में मुजाहरे भी किए, लेकिन पुलिस ने इन मुजाहरीन को मुंतशिर कर दिया। यमन की राजधानी सना के खदीम इलाके में आज 5 धमाके हुए, जहां इंतहा पसंद हौसी शियाओं की अक्सरियत है। इन धमाकों में एक सरकारी एहलकार के हलाक होने और एक दूसरे शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। यमनी सलामती दस्तों ने बताया कि इन बम धमाकों की अभी किसी तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ताहम गुज़िश्ता सितंबर में सना पर हौसी शियाओं का कब्जा हो जाने के बाद वहां ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी शिया ग्रुप और इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के जंगजों के दरमियान झड़पें जारी हैं। जनूबी कोरियाई सदर ने मुल्क के न्यूक्लियाई तवानाई प्लांटों की तफसीलात से मुताल्लिक़ डाटा लीक होने को मुल्क की सलामती से वाबस्ता एक संगीन मामला करार दिया है। सरादी दफ्तर के मुताबिक सदर ने काबीना की मीटिंग में कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई प्लांट नहायत आला दर्जे के सिक्योरिटी वाले इदारे हैं जो रास्त तौर पर आवाम की सिक्योरिटी से वाबस्ता हैं। इन मकामात से डाटा लीक होना एक संगीन मामला है जिसे किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क्रिश्चियन भवन की तामीर का रखा संग बुनियाद, क्रिसमस की दी मुबारकबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 8 हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से साले 9 का तोहफा दिया जाएगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इक़दामात का आगाज। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, लोकसभा में हुए 18 बिल मंजूर, जबकि ज्यादातर वक्त हुआ हंगामे की नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में पीडीपी आगे तो झारखंड में बीजेपी बना सकती है हुकूमत। और यमन की राजधानी सना में 5 बम धमाके, एक अहलकार की हुई मौत। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।